नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे सभी को। जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे आप लोग होंगे, बहुत ज़बरदस्त आप लोग होंगे और बहुत ज़्यादा जिंदाबाद आप लोग होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद इस क्लास को शुरू करते हैं और अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने की कगार पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग आइएगा। गुड इवनिंग अभिषेक कुमार और अभिषेक प्रजापति दोनों मुझे दिख रहे हैं। नेहा यादव मुझे दिख रही है, विनीता का कमेंट मुझे दिख रहा है। बाकी दूसरे बच्चों के कमेंट्स भी मैं एक बार क्लोज कर देती हूँ जिससे कि जो है कमेंट्स मैं आपके अच्छे से रीड कर पाऊँ सभी प्यारे दोस्तों के। ठीक है, तो रामेश, कृष्ण, अनमोल, राजा, जोगेंद्र, ये सभी बच्चे जो हैं मैं इनके कमेंट्स जो क्लास में देख पा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। प्रिया, विवेक, सचिन और सोमेश, प्रेम, मनोज, लालू प्रसाद, नीरज, ठीक है, प्रियंका, विनीत, विकास, ये सब बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं और कमेंट्स तो अब तुमने दौड़ाई दिए। आर्यन, अजय कुमार, ये सब बच्चे जो हैं, अमन, सब बच्चों ने अब कमेंट्स को जो है, ब्रिजेश, सनी, कुलदीप, प्रिंसी, प्राची, तो सब ने कमेंट्स को भगा दिया है। अब किट्टू ने भी और कीर्ति ने भी। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं नाम लेने चलूँ तो मैं नाम ही लेती रह जाऊंगी बस। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न, यानी कि हम लोग कल की क्लास में भी हमने बात करी थी सेल डिवीज़न के बारे में, कोशिका विभाजन। तो चलिए आइए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर कोशिका विभाजन की ही बात करते हैं। कोशिका विभाजन जिसको कहते हैं हम लोग सेल डिवीज़न। तो जब हम लोग सेल डिवीज़न की बात करते हैं, कोशिका विभाजन की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि कोशिकाएं दो तरीके से अपने आप को विभाजित कर सकती हैं। इंटरफेज स्टेज हमने पढ़ी थी, एम फेज। इस इंटरफेज में सारी बातें कर ली थी। एम फेज जिसमें आपकी माइटोसिस और मियोसिस अवस्थाएं आती थी, वो भी हमने पढ़ा। समसूत्री, अर्धसूत्री, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो एम फेज होती है, इसके अंदर जो माइटोसिस और मियोसिस आता है, इस माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड हम इनकी अवस्थाओं की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको सारे पॉइंट माइटोसिस के कल बता दिए थे। क्लियर, यानी कि समसूत्री विभाजन के सारे पॉइंट हमने कल की क्लास में करे थे। और हम लोगों ने मियोसिस सेल डिवीज़न को भी कल की क्लास में आपको बताया है ना, अर्धसूत्री विभाजन। अब हम इन दोनों की जो स्टेजेस थी उनके बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि माइटोसिस जो होता है ये एक ही चरण में पूरा हो जाता है। मतलब अगर हम इसके अंदर बात करें तो एक ही चरण इसको होने में लगता है, यानी ये सिंगल फेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। ये सिंगल फेज में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दो चरणों में पूर्ण होता है। इसको पूरा होने के लिए दो चरण लगते हैं, तो दो फेजेस इसको कंप्लीट होने में आपको लगती हैं। तो ये बातें हमने कल की क्लास में करी थी। ठीक है, अब मैं दोनों से एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। मैं दोनों अवस्थाओं से एक चीज़ आपको बताऊंगी कि दोनों प्रकार के विभाजन में और कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों को देखकर चलना है, जो आप लोगों को समझ के चलना है। तो अब आ जाओ भाई, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो माइटोसिस होता है, जो माइटोसिस है, ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं समसूत्री विभाजन में, और जब हम लोग मियोसिस के अंदर देखते हैं, जब हम लोग मियोसिस की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं, तो दोनों में एक पॉइंट आपको नजर आएगा, या दोनों से एक और पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि जो समसूत्री विभाजन होता है ना, क्या इसमें निषेचन होता है? तो हम कहते हैं नहीं। ठीक है, तो मैंने कल आपको लगभग 11 पॉइंट लिखवा दिए थे, 11 डिफरेंस लिखवा दिए थे। 12वां डिफरेंस से मैं आज शुरू कर रही हूँ। कल हमने दोनों में 11 डिफरेंसेस कर लिए थे। ठीक है, 11 डिफरेंसेस हमने कल कर लिए थे। क्लियर, आज मैं 12वां डिफरेंस बता रही हूँ दोनों में। तो आप लोग बताओगे कि इस निषेचन में, इस विभाजन में, ठीक है, इस विभाजन में
निषेचन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्त? निषेचन। अब आप अच्छे से जानते हो कि निषेचन क्या होता है, ठीक है? निषेचन नहीं होता। तो कभी भी पूछे कि किस प्रकार के विभाजन के अंदर आपको निषेचन देखने को मिलता है, तो आप लोग मतलब यहाँ माइटोसिस में आपका निषेचन का प्रोसेस होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा मुझे बताओ? फर्टिलाइजेशन नोट डन। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि माइटोसिस सेल डिवीजन वहां होगा जहां पर अलैंगिक जनन होता है। जहां पर कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो इस पॉइंट से कोरिलेट कर कर आपको एक और पॉइंट पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के विभाजन में, है ना, किस प्रकार के विभाजन में निषेचन नहीं होता। तो हमने बताया कि ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, यहाँ निषेचन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ये अलैंगिक जनन के अंदर होता है, सेक्सुअल। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को बताओगे कि निषेचन होता है। इस प्रकार के विभाजन में क्या होगा? निषेचन होता है। मैम कैसे होता है, किस तरीके से आप बता सकते हो? तो मैंने आप लोगों को बताया था, पहले लिख लीजिए, फर्टिलाइजेशन इज डन। यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो निषेचन होता है ये होता है लैंगिक जनन के अंदर। ये निषेचन कहाँ होता है भाई? लैंगिक जनन में होता है। ये निषेचन कौन से सेक्स रिप्रोडक्शन को करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है। तो उसी से कोरिलेट कर कर हम लोग बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, यहाँ पर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, है ना, तो इसी प्रोसेस द्वारा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर निषेचन होता है। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसमें मेल या फीमेल की किसी एक की आवश्यकता, हाँ बिल्कुल, यहाँ दोनों चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो ये दोनों आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चल रही हूँ भाई, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट दोनों के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पूछा जाता है कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? तो नहीं। तो आप लोग बताओगे कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है? नो क्रॉसिंग ओवर। अब मैम ये क्रॉसिंग ओवर क्या है इसको अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। तो यहां पर क्या नहीं होता? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, है ना? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मतलब गुणसूत्र आपस में बदलने, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर यहां पर नहीं होता है। तो मैम कौन से विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? इसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। तो यहां पर आपने लिखा कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है? यहां पर क्या होगा? कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है? तो ये भी पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। किस प्रकार के विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? नहीं होता। तो ठीक है, तो आप लोग बताओगे हैव, या यहाँ पे लिखना कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस हेयर। क्रॉसिंग ओवर, ये ओवर है, ओवर, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस हेयर, क्लियर? टेक प्लेस हेयर। तो यहां पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है दोस्त। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको चीजें पूछी जाएंगी, है ना? अभी हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखो मैं समझा देती हूँ। देखो एक गुणसूत्र जो होता है, ये गुणसूत्र इस तरीके से होते हैं गुणसूत्र, ठीक है? ये आपके दो गुणसूत्र हैं ऐसे, क्लियर? ये दो गुणसूत्र हैं। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं ये अपने आप के, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी ये एक सिस्टर गुणसूत्र है, ये एक सिस्टर गुणसूत्र है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है? कुछ इस तरीके से, क्लियर? तो ये क्या करेंगे? ऐसे आपस में क्या करेंगे? अपनी जो इनकी जो ये आर्म्स हैं, इनकी जो ये भुजाएं हैं, इनको एक्सचेंज करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो समान गुणसूत्र जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, समांगी गुणसूत्र जो होते हैं, वो आपस में जब एक्सचेंज करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, है ना? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है
इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इधर, मतलब दोनों के आनुवंशिक पदार्थ एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस तो समझ रहे हो ना, सड़क क्रॉस करते हो, सड़क क्रॉस करने का मतलब सड़क पर इस तरफ थे तुम, अब इस तरफ चले गए सड़क क्रॉस करके, तो वैसे ही जब गुणसूत्र अपने आप को एक दूसरे से क्रॉस करा दें, गुणसूत्र एक दूसरे से अपने आप को क्रॉस कराएं, तो वो होता है क्रॉसिंग ओवर। तो किस प्रकार के विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है? अर्धसूत्री विभाजन में, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अब इस विभाजन में क्याज़ भी नहीं बनते हैं। ठीक है, क्याज़ आर नॉट फॉर्म्ड। तो किस प्रकार के विभाजन में क्याज़ नहीं बनते? तो बताती हूँ कि यहाँ क्याज़ नहीं बनते। ठीक है, तो इस प्रकार के विभाजन में क्याज़ नहीं बनते हैं। समझ में आ गई बात है ना? तो क्याज़ यहाँ नहीं बनते हैं। आप लोग लिखोगे यहाँ पर बनते हैं, तो 14 पॉइंट पर लिखेंगे क्याज़। ठीक है, क्याज़ आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? क्याज़ बनते हैं, आर फॉर्म्ड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? क्याज़ बनते हैं, है ना? क्याज़ बनते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के विभाजन के अंदर क्याज़ बनते हैं, कहाँ पर क्याज़ नहीं बनते हैं, है ना? क्लियर? चलो, इसका काम क्या होता है? इसका काम है जेनेटिक मटेरियल को क्या करना? एक्सचेंज करना। एक बात बताओ, जब भी कोई बच्चा बनता है तो उस बच्चे में मम्मी और पापा दोनों के गुण आते हैं या नहीं, है ना? और ये विभाजन आपके शुक्राणु और अंडाणु में होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु से ही, क्योंकि पापा के शुक्राणु और मम्मी के अंडाणु, बच्चे मिलकर, दोनों मिलकर एक बालक का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चे के अंदर दोनों का जाएगा, मम्मी का भी और पापा का भी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या करते हैं? आप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ का एक्सचेंज करते हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्याज़ क्या होते हैं? तो बेटा ये जो यहाँ पर ये जो बना ना, ये जो यहाँ क्रॉस बना, ये जो यहाँ आपको क्रॉस बना इस तरीके से, इसको ही कहा जाता है क्याज़। इसे ही कहते हैं क्याज़। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको दो गुणसूत्र ऐसे एक दूसरे के साथ गुजर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को तो हमने क्या कहा? क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, लेकिन जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं गुणसूत्र, उस बिंदु को कहते हैं क्याज़। ठीक है, तो जिस बिंदु पर गुणसूत्र एक दूसरे को काट रहे हैं उसे कहा जाता है क्याज़। तो क्याज़ कहाँ बनते हैं पूछा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज अवस्था है ना, वो सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। तो चलो आ जाओ, अब मैं आपको नोट करके 2 पॉइंट लिखवाती हूँ और फिर सारी चीज़ें समझाती हूँ। तो अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, अवस्था सबसे लंबी अवस्था है। क्लियर? सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, सबसे लंबी अवस्था होती है। समझ में आ गई बात? तो जब हम लोग बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो क्योंकि मैंने बताया था अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन ज़्यादा देर में होता है, ये ज़्यादा देर में होता है ना? तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कौन सी अवस्था सबसे लंबी है? क्योंकि दोनों में 4-4 अवस्थाएं मैंने कल बताई थी कि जो आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखो ये दोनों में होती हैं ये अवस्थाएं, कल मैंने आपको बताई थी, है ना? सबसे पहले जब कोशिका विभाजन करती है तो इंटरफेज अवस्था, वो तो हम पढ़ ही चुके थे। अब ये सारे एम अवस्था के पार्ट हैं। ये प्रोफेज हो गई, है ना, मेटाफेज हो गई, क्लियर, एनाफेज हो गई, टीलोफेज हो गई। तो ये अवस्थाएं तो मैंने आप लोगों को बताई ही थी,
है ना। तो पहली अवस्था प्रोफेज, दूसरी अवस्था मेटाफेज, तीसरी एनोफेज और चौथी होती है टेलोफेज। ये माइटोसिस में अगर हम समसूत्री की बात करें तो भाई समसूत्री में तो ये एक एक बार ही होती हैं सारी अवस्थाएं, बताया था मैंने, एक बार ही होती हैं। एक बार ही प्रोफेज होगा, एक बार ही मेटाफेज, एक बार ही एनाफेज, एक बार ही टीलोफेज। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, मियोसिस सेल डिवीजन की, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस के अंदर ये अवस्था कैसी होती है, मियोसिस में ये अवस्थाएं दो दो चरणों में पूर्ण होती हैं, ठीक है, दो दो चरणों में। तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी है, ठीक है। तो बताओगे इन मियोसिस सेल डिवीजन, इन मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन प्रोफेज स्टेज, ठीक है, प्रोफेज स्टेज इज लॉन्गर, ठीक है, इज लॉन्गर स्टेज। तो ये जो प्रोफेज स्टेज होती है ये सबसे लंबी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, ठीक है, क्लियर। मैम 14 पॉइंट में क्या लिखा है, कियाज़माटा लिखा है बेटा, ठीक है, कियाज़माटा, ठीक है। कियाज़माटा जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो कियाज़माटा जो होते हैं ये आप लोगों के किस में बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। कियाज़माटा वो पॉइंट है जहां पर दो गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहां पर दो गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। मैम आपने नेत्रा, मोहित क्या कह रहे हैं कि आपने नेत्रा के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, नेत्रा मतलब समझ नहीं आया, नेत्र शायद तुम आंख को कह रहे हो, है ना, आंख को कह रहे हो क्या आप लोग, जल्दी बताओ। मोहित आप नेत्र मतलब आंख को कह रहे हो क्या, हैं? तो भैया अभी आंख वैसे तो आप लोग फिजिक्स वाले सेक्शन में पढ़ते हो, जहां पर आप लोग पढ़ते हो कि जो ये होते हैं ना निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सब में पढ़ते हो आप आंख का स्ट्रक्चर, बट हम इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा सिलेबस बच रहा है, अभी मैंने आपको कहा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है भैया आपका, ठीक है ना। तो अब तुम कहने लगो कि मैम अभी तो आपने हमें एनिमल के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी तो आपने हमें बोटनी के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया। तो बेटा अभी तसल्ली तो रखो, अभी पढ़ाएंगे हम सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे सब चीज़ों के बारे में। चलो अब देखो इधर, अब जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेज स्टेज सबसे लंबी होती है, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके इन अवस्थाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी माइटोसिस की अवस्थाएं, ठीक है भाई। तो ये 14 पॉइंट्स थे जो आप लोगों को इन दोनों डिवीजन के अंदर दोनों को डिफरेंस करके पढ़ना है ना। जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं और कियाज़माटा क्या होता है, तो देख लो ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिनको हम कहते हैं समांगी, ठीक है, समांगी गुणसूत्र, ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे तो देखो ये वाली भुजा इससे और ये वाली भुजा इसके साथ मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, ये जो रेड कलर का यहाँ पॉइंट मैं बना रही हूँ, रेड तो उसमें ऑलरेडी कलर है, जिसको मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों गुणसूत्र आपस में मिल रहे हैं, इसी को कहा जाता है कियाज़माटा, इसी को कहा जाता है कियाज़माटा। समझ में आ गई बात। तो कियाज़माटा जो होते हैं ये हैं, और ये प्रोसेस क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ क्रॉसिंग ओवर, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, तो ये हो रहा है यहाँ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान कियाज़माटा बनते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, अब बात की जाएगी समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में। तो समसूत्री विभाजन तो सिंपली हो जाता है भाई, माइटोसिस तो क्या होगा, सिंपल हो जाता है। और देखो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन के पहले क्रम में भी यही सारी चीजें जो होती हैं,
ये सारी चीजें होंगी उसमें भी। तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं भाई? पहली अवस्था है प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था, ठीक है, प्रोफेज है ना, प्रोफेज स्टेज। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, जो एक कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो गायब होगा, केंद्रक की झिल्ली गायब हो जाती है। तो देखो समझना अच्छे से, मान लीजिए जब हमने बात करी कि प्रोफेज अवस्था जो होती है उसमें क्या होता है, जो प्रोफेज अवस्था होती है, जो प्रोफेज यानी पहली जो स्टेज है उसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम्स अपेयर कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपार्ट, ठीक है, अपेरेंट। समझ के चलना, देखो प्रोफेज अवस्था में क्या होगा कि एक कोशिका है और कोशिका के अंदर, मैं यहाँ पे समझाकर चलती हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से समझाती चलूंगी। ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है इस कोशिका में। अब ये केंद्रक कहाँ गया भाई? ये इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर ये आपको दिख रहे हैं, देखो गुणसूत्र, ये रहे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम घने जाल के रूप में गुणसूत्र आकर इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ फैल जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, एकदम कंडेंस हो जाते हैं। और साथ में जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ आपने देखा होगा एक भित्ति होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप पढ़कर आइए उस चीज़ को, केंद्रक के चारों तरफ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक भित्ति। तो केंद्रक भित्ति भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो लो, मैंने जो केंद्रक भित्ति बनाई है समझो ये गायब हो रही है, ये जो ये है ये गायब हो रही है, इस तरीके से गायब हो जाती है। तो प्रोफेज अवस्था में दो मुख्य चरण क्या होते हैं, सबसे पहले गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र घना जाल बना लेते हैं, ठीक है, गुणसूत्र क्या करते हैं, घना जाल बनाते हैं, घना जाल बनाते हैं। तो गुणसूत्र क्या करते हैं, घना जाल बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम गाढ़े मतलब एक घना जाल बना लेते हैं, एक घटना तो ये घटती है। दूसरा क्या होता है इसमें कि केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो होती है वो गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, ठीक है, गायब होकर सब दिखता है, मैं कहीं भी रहूं, कोई ना मुझको देखे और मैं सबको देखूं। देखिए मूवी गायब, है ना। डीएनए और आरएनए हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आनुवांशिकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक, क्लियर। चलो चलो अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होगी दोस्त, गायब हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपेयर, ठीक है। तो डिसअपेयर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, दिखाई देना बंद, झिल्ली जो है गायब धीरे धीरे। अब आती है दूसरी अवस्था, भाई पहली अवस्था में तो ये चरण हो गए, अब आएगी भाई दूसरी अवस्था मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज स्टेज। अब आती है मेटाफेज स्टेज, क्लियर, जिसको कहते हैं मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज अवस्था वो अवस्था है कोशिका विभाजन की जिसमें हम गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, तो वो है मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज में सबसे पहले लिखो कि इस अवस्था में क्या कर सकते हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन। इस अवस्था में गुणसूत्रों को आप देख सकते हो, है ना, गुणसूत्रों को देखा जा सकता है या इनका अध्ययन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था, यहां में गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस गुणसूत्रों का एक घना जाल दिखाई दे रहा है। यहां पर जो क्रोमेटिन मटेरियल था
केंद्रक के अंदर मैंने पढ़ाया था धागे जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो एक क्रोमेटिड का एक घना जाल सा दिखाई देता है बस हमें, मतलब हम लोग बता सकते हैं कि गुणसूत्र घना जाल बना लेते हैं। अभी बेसिकली गुणसूत्र बने भी नहीं है, ये घना जाल है धागे के जैसी संरचनाओं का, तो पूरा एक जाल सा यहाँ नजर आ रहा है। कौन सा गुणसूत्र कैसा गुणसूत्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मेटाफेज अवस्था में पहुंचते हैं तो इस अवस्था में गुणसूत्रों को देखा जा सकता है। तो कौन सी अवस्था है जहां गुणसूत्र दिख जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैन सीन, ठीक है, इन दिस स्टेज। तो इस अवस्था में क्या कर सकते हैं? गुणसूत्रों को देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे कि मेटाफेज में और क्या क्या होता है। तो दोस्त मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं, इक्वेटर पर। तो देखो ये रहा मेटाफेज स्टेज। प्रोफेज पढ़ ली, दूसरी अवस्था कौन सी है? मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं दोस्त। ठीक है, गुणसूत्र यहाँ पर क्या होते हैं? मध्य रेखा पर आ जाते हैं। तो थिक कोलोइड क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमेटिड आर लाइंड अप ऑन द मेटाफेज प्लेट, यानी कि मध्य रेखा पर या मध्य प्लेट पर आ जाते हैं। चलो डायग्राम से समझाती हूं मैं भी आपको यहां पर। तो अभी हम लोग मेटाफेज की ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मेटाफेज स्टेज की ही बात कर रहे हैं। तो जो मेटाफेज स्टेज है इसमें क्या होगा कि गुणसूत्र जो होते हैं, एक तो आप गुणसूत्र को अच्छे से देख रहे हो, है ना। अब गुणसूत्रों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये कोशिका है, ये आपकी कोशिका है, वहां लिखवा दूंगी नीचे, ये आपकी कोशिका है और ये कोशिका के अंदर केंद्रक है। भाई अभी तो केंद्रक से ही तो होगा सारा काम, तो केंद्रक में ही होगी कोशिका विभाजन। ये क्या है? ये आपका केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर क्या होगा? जो धागे जैसे गुणसूत्र पड़े हुए थे वो गुणसूत्र क्या होंगे? आपको इजीली दिखाई देने लग जाएंगे। इस तरीके से आपको गुणसूत्र दिखाई देने अब लग जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब ये धागे जैसी संरचना आपको इस तरीके से गुणसूत्रों के रूप में नजर आने लगेगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि गुणसूत्र यहाँ पर एकदम बीचों बीच आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र आपको, एक तो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर दिखाई देनी शुरू हो गई और दूसरा गुणसूत्र यहाँ इक्वेटर पर आपको आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र आपको इस तरीके से यहाँ इक्वेटर पर आते हुए नजर आएंगे, ये ऐसे ऐसे। तो गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मध्य रेखा पर आ जाते हैं। मध्य रेखा यानी इक्वेटर, यानी बीच वाली लाइन। ठीक है, बीच वाली लाइन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्त पैलेट, मेटाफेज पैलेट इसको कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि गुणसूत्र किस तरीके से यहाँ इक्वेटर यानी बीच वाली लाइन पर आते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होगा? मध्य रेखा पर आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा रही हूँ, कई बार पूछा गया है आप लोगों को। तो बताओगे कि इस अवस्था में गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। मेटाफेज प्लेट, ठीक है, या कई बार आपको लिखा होता है मध्य रेखा, है ना, मध्य रेखा। मेटाफेज प्लेट या कई बार हिंदी में लिखा आता है मध्य रेखा पर आ जाते हैं। तो गुणसूत्र किस अवस्था में मेटाफेज प्लेट या मध्य रेखा पर आ जाते हैं? तो आप कहते हो मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, तो बताओगे क्रोमोसोम्स कम ऑन मिडिल प्लेट। ठीक है, तो मिडिल प्लेट पर आ जाते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, या इसको आप लोग कह देते हो मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट। तो गुणसूत्र कहाँ जाते हैं? मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं, मध्य रेखा पर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना, अच्छे से दिखाई। मेटाफेज स्टेज पर क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो ये रहे आपके गुणसूत्र, बीचों बीच आ गए इस तरीके से। ठीक है, अब आती है अगली स्टेज जिसको कहते हैं एनाफेज। तीसरी स्टेज क्या है? एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था है दोस्त, ये सबसे बड़ी अवस्था थी, मैंने आपको बताया।
चाहे आप माइटोसिस की बात कर लो, चाहे आप मियोसिस की बात कर लो, सबसे बड़ी अवस्था थी, है ना, ये सबसे बड़ी अवस्था है। और सबसे छोटी अवस्था होती है ये एनाफेज, सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। तो सेल डिवीजन की ये स्मॉलेस्ट स्टेज होती है, स्मॉलेस्ट स्टेज या स्मॉलेस्ट फेज, ठीक है, एनाफेज। इसमें क्या होता है, द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड आर मूविंग टुवर्ड द पोल्स। अब समझना अच्छे से, ठीक है। अब एक कोशिका के बारे में मैं आपको समझाकर चलूंगी और अब आप लोग समझना। अब तीसरी अवस्था आ जाती है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज अवस्था जो होती है, एनाफेज, इसमें क्या होगा कि जो एक कोशिका है उसके चारों तरफ जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड समझ रहे हो आप किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे समझना, ये आपका सेंट्रोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोसोम, एक ऐसा बिंदु जिससे गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं जिसको कहते हैं केंद्रक बिंदु। केंद्रक बिंदु ये है सेंट्रोसोम, केंद्रक बिंदु। और ये है आप लोगों का ये एक ये है आपका एक सिस्टर, ये आपका एक भुजा है, एक भुजा ये है, इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। क्यों कहेंगे इनको सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये बीच में इसी संरचना से जुड़े हुए हैं, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला भी इसी से जुड़ा हुआ है। आगे ये एक है, ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक आर्मी है, तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाते हैं। जो ये दोनों भाई भाई, क्योंकि एक ही सेंट्रोसोम से जुड़े हैं, ये दोनों भाई भाई एक ही सेंट्रोसोम से जुड़े हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये होते हैं आप लोगों के, इनको कह देते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिड होते हैं ना, अब ये क्या करेंगे, ये क्रोमेटिड या इन्हीं को हम गुणसूत्र कह देते हैं, है ना, ये पूरे गुणसूत्री कहलाएंगे, ये आपके गुणसूत्री हैं। तो या तो क्रोमेटिड बोल दो या क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, ये गुणसूत्र अब इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होंगे, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अब हमने यहाँ पे एक कोशिका बना दी है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। अब केंद्रक से यहाँ पर कुछ क्या बनते हैं, पोल्स बनते हैं, पोल्स, और इनसे इस तरीके से कुछ संरचनाएं आप लोगों की निकलती हैं। स्पाइंडल फाइबर कहते हैं इन संरचनाओं को, क्या कहते हैं, स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर, इन संरचनाओं को कहा जाता है स्पाइंडल फाइबर, ठीक है। स्पाइंडल तंतु, ये तंतु के जैसी संरचनाएं हैं जो निकल रही है, नीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्पाइंडल फाइबर है। तो ये स्पाइंडल फाइबर जब बनेंगे, तो आपने देखा था मेटाफेज स्टेज पे जो गुणसूत्र थे वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे थे, गुणसूत्र आपको यहाँ पर क्या हो रहे थे, नजर आ रहे थे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको गुणसूत्र जो है इस तरीके से नजर आ रहे थे इक्वेटर पर, बीच वाली लाइन पर। अब ये गुणसूत्र क्या होंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, गुणसूत्र अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मेटाफेज में ये हो रहा था कि गुणसूत्र आपको इक्वेटर पर दिख रहे थे। अब क्या होगा गुणसूत्रों के साथ, कि जो गुणसूत्र होंगे ना, कि जो गुणसूत्र होंगे ना बच्चों, ओहो ये पूरा ही गोला भागेगा। अब क्या होगा कि गुणसूत्र जो होंगे वो आप लोगों के पीछे की तरफ, यानी कि अपने अपने छोरों पर, ये है इक्वेटर, इनको कहते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर है प्यारे दोस्त, है ना। तो ये कहाँ जाने लगेंगे, सॉरी इनको कहते हैं पोल्स, पोल्स, ठीक है, ये पोल है। तो गुणसूत्र अपने अपने पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे, ध्रुव की तरफ जो है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, तो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खींचने लगेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर पोल बने हुए हैं, पोल, और ये स्पाइंडल फाइबर बने हुए हैं ऐसे, ये स्पाइंडल फाइबर है जो दोनों पोल को जोड़ने का काम कर रहे हैं इस तरीके से। अब गुणसूत्र क्या करेंगे कि इन पोल से खींचने, पोल की तरफ को खींचने लगेंगे। ये गुणसूत्र इधर को चला गया और एक गुणसूत्र इधर को चला गया, ठीक है, एक गुणसूत्र इधर चला गया पोल की ओर, एक गुणसूत्र इधर चला गया, इक्वेटर से हटकर पोल की तरफ खींचने चले जाएंगे गुणसूत्र इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज पकड़ी है, मतलब समझ नहीं आया, एनोफेज, ठीक है।
चलो अब देखो इधर, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो ये पोल बने हुए हैं और गुणसूत्र जो है, जो बीच वाली रेखा पर थे, अब बीच वाली रेखा से वो गुणसूत्र ऐसे होकर कहाँ चलने जाने लगते हैं, इक्वेटर की तरफ। मान लो ये गुणसूत्र है, अभी तो देखो ये बीच वाली लाइन पर है लेकिन मेटाफेज में, लेकिन क्या होगा अब धीरे धीरे ये इक्वेटर की तरफ जाने लगेंगे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ जाने लगते हैं, आपके इक्वेटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एनोफेज अवस्था में, यानी कि ये गुणसूत्र जो होते हैं सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो आपने देखा मध्य रेखा पर एक साथ थे, लेकिन अब ये क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि गुणसूत्र पोल की ओर खींचने शुरू हो जाते हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तो आप बताते हो एनाफेज। क्रोमोसोम्स मूव्स डाउन टूवर्ड पोल्स। तो गुणसूत्र पोल्स की ओर चले जाते हैं भाई, ध्रुवों की ओर गुणसूत्र जो हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि गुणसूत्र जब अपने पोल्स की ओर चले गए, ध्रुवों की ओर चले गए, अब आती है अगली और अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज में क्या होगा, जो केंद्रक की झिल्ली गायब हुई थी वो वापस आने लगती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर एट द पोल, अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं, है ना, एंड द बिकमिंग मोर डिफ्यूज, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। फिर से द न्यूक्लियर एनवेलप इज रिफॉर्मिंग, द साइटोप्लाज्म में बी डिवाइडेड। अब देखो होगा क्या, जो अब आपकी जो अंतिम अवस्था है टेलोफेज अवस्था जो होती है, चौथी अवस्था, इसमें क्या होता है, तो टेलोफेज अवस्था के अंदर जो ये अवस्था है टेलोफेज अवस्था, इस अवस्था में क्या होगा, अब इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र थे वो पोल की ओर खींचने शुरू हुए एनाफेज अवस्था में, तो गुणसूत्र पोल पर ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे बेटा, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं बेटा जो गुणसूत्र होते हैं। समझ में आई बात। तो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर टू पोल पर ट्रांसफर हो जाते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, पोल्स की ओर गुणसूत्र जो हैं वो चले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरा कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो रिफॉर्म हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है। तो पुनः निर्मित होने का मतलब समझ रहे हो, पुनः निर्मित हो जाती है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको लिख लो। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, रिफॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म, क्या हो जाती है दोस्त, रिफॉर्म्ड हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, केंद्रक झिल्ली वापस से आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सतीश बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, अभी सेल डिवीजन को खत्म करके तो क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। टॉपिक जरूर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन को कवर अप कर कर चले जाएंगे, किस पर, हम लोग पहुंच जाते हैं आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर पर। अभी बस इसको जस्ट खत्म करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अभी क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेलोफेज अवस्था के अंदर कि केंद्रक झिल्ली फिर से आ जाती है। देखो मैंने पहली अवस्था में जो प्रोफेज अवस्था थी इसमें बताया था ना कि केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। अब अंतिम अवस्था आने पर क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली वापस से आ जाती है, टेलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली वापस से आ जाती है। तो ये आपकी कोशिका है और कोशिका के अंदर ये ध्रुव बने हैं यहाँ, तो गुणसूत्र यहाँ पहुँच गए। और अब क्या होगा कि जो केंद्रक था उसके चारों तरफ ऐसे झिल्ली बनने लगती है, ठीक है, ऐसे दो झिल्लियाँ बनने लगती हैं, ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे मतलब ये है कि यहाँ पर अब फिर से थोड़ा थोड़ा क्रोमेटिन इनके अंदर बन जाता है, फिर से इस तरीके से ये ऐसा लगता है कि दो केंद्रक बन गई हैं एक कोशिका में।
दो केंद्रक बन गए हैं एक कोशिका में। तो अब क्या होगा कि जो गुणसूत्र यहाँ पोल पर चले गए थे, दोनों गुणसूत्र वो जाकर वापस से केंद्रक झिल्ली अब बन जाएगी, और ये गुणसूत्र जो होंगे, ये गुणसूत्र क्या करेंगे, आपस में फिर से एक घना जाल बना देंगे, फिर से एक घना जाल बनाना शुरू कर देंगे। अब आपको दिख रहा है ना कि एक कोशिका से अब दो केंद्रक बन गए हैं। अब आएगी अंतिम अवस्था जिसको कहते हैं टेलोफेज अवस्था के बाद कौन सी अवस्था, मैंने बताया था साइटोकाइनेसिस स्टेज, कल की क्लास में बताया था साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था। अब क्या होगा, तो कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था आएगी बेटा अब, ठीक है। अभी तक ये जितनी भी अवस्थाएं थी ये कहाँ चल रही थी, ये कोशिका के केंद्रक में चल रही थी। अब आती है बारी किसकी, कोशिका द्रव्य के विभाजन की, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस स्टेज। अब साइटोकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा कि एक कोशिका है ना, जिसके अंदर आपने अभी देखा कि इस तरीके से केंद्रक झिल्ली वापस से आ गई, और इसी केंद्रक झिल्ली के अंदर गुणसूत्रों का घना जाल सा भी आपको फिर से बनता हुआ दिखा। तो अब क्या होगा, केंद्रक तो विभाजित हो गए, केंद्रक तो आपको दिख रहे हैं, दो बन ही गए। अब क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस कोशिका में ये जो केंद्रक द्रव भरा, ये कोशिका द्रव भरा हुआ है ऑरेंज कलर से जो मैं दिखा रही हूँ, अब क्या होगा कि ये पूरी कोशिका ही डिवाइड हो जाएगी। अब इस कोशिका का कोशिका द्रव ही डिवाइड हो जाएगा। अब जब इस कोशिका का कोशिका द्रव डिवाइड हो जाएगा तो इस कोशिका से इस तरीके से तुम्हें दो कोशिकाएं बनती हुई नजर आएंगी। तो दिख रहा है ना कि एक कोशिका से आपको यहाँ पर दो कोशिकाएं बनती हुई नजर आ गई हैं, दो कोशिकाएं बनती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये था एक विभाजन जिससे कोशिका क्या होती है, अपने आप को डिवाइड करती है। तो विभाजन की क्रिया पहले केंद्रक से होती है, पहले केंद्रक विभाजित होता है, पहले केंद्रक के दो टुकड़े होंगे, उसके बाद पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और इस तरीके से जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं वो कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक कोशिका दो हिस्सों में बट जाती है। कोशिका पिचकना शुरू हो जाती है, ठीक है, बीच से पिचकना शुरू हो जाती है, और पिचकते पिचकते इसके दो हिस्से हो जाते हैं, और ये हो जाता है कोशिका विभाजन। ठीक है, समझ में आ गई बात, बताओ, है ना। इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करवा दो, अभी हुई नहीं है बेटा, ठीक है बेटा, मुक्ता बिल्कुल बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। तो ये हो गया भाई आपका कोशिका विभाजन, ठीक है। अब यही सेम स्टेप आपके किस में होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन में भी होते हैं। तो जितने स्टेप मैंने आपको बताए यही आपके मियोसिस सेल डिवीजन में भी होते हैं। बट ये मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर जब ये होंगे, है ना, मियोसिस सेल डिवीजन में ये क्रियाएं मियोसिस सेल डिवीजन में भी होंगी। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भी कोशिका ऐसे ही डिवाइड करेगी अपने आप को, सेम वही स्टेप इसके अंदर होते हैं, ठीक है, वही स्टेप इसके अंदर होंगे कि भाई सबसे पहले प्रोफेज स्टेज आएगी इसके अंदर, प्रोफेज 1 स्टेज आएगी जो सबसे लंबी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद सेम कौन सी स्टेज आएगी, भाई है, फिर इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, हम लोग बताते हैं, फिर मेटाफेज स्टेज आएगी, यानी कि मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 स्टेज आएगी, सेम ऐसे ही होगी जैसे अभी हुई थी। फिर आएगी इसके बाद एनोफेज स्टेज, एनोफेज, बिल्कुल एनोफेज 1 सेम ऐसी ही होगी। फिर आएगी इसके पास टीलोफेज स्टेज, सिमिलरली वैसे ही होगी जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। जब ये चरण पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद दूसरी स्टेज चलेगी, प्रोफेज 2 स्टेज, प्रोफेज 2, ठीक है। फिर मेटाफेज 2, है ना, मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, क्लियर, एनाफेज 2, और फिर इसके बाद टीलोफेज 2। ऐसे ही करके ये क्या करेगी, अपने आप को विभाजित करेगी। क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ तो माइटोसिस डिवीजन की जब बात करते हैं तो माइटोसिस में तो भाई एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी थी, एक कोशिका दो कोशिकाओं को जन्म दे रही थी। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें, अगर मैं बताऊं कि मियोसिस, इसमें तो मैंने आपको बताया था ना, अर्धसूत्री में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कोशिका से पहले 2 और फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनती है,
इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये 2 कोशिकाएं, तो ये एक था, तो यहाँ पर तो 1 वाला स्टेप हो गया, और फिर दोबारा से वही स्टेप होता है, यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेप हो गया। तो जब इसके अंदर इस कोशिका में आप लोगों को प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, है ना, सॉरी ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, ये सब जब चल रहे थे तो 1 वाले प्रक्रिया द्वारा ये 2 सेल बनी, जैसे ये 2 बनी है, सिमिलरली उसी तरीके से, है ना। और फिर से इन कोशिकाओं के अंदर जब दूसरा स्टेप चला तो उससे फिर यहाँ पर यही कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में और बढ़ गई। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस 2 स्टेप में होता है, अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग रहेगी वही, बस इसमें ये जो प्रोफेज अवस्था है, अभी मैंने कहा ना कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज अवस्था काफी लंबी होती है ना, ये प्रोफेज इसमें काफी लंबा होता है। तो अगर मैं अर्धसूत्री विभाजन की बात करूं, अगर मैं मियोसिस की बात करूं, तो मियोसिस में जो प्रोफेज 1 स्टेज होती है, प्रोफेज 1 स्टेज, मैम ये लंबी क्यों होती है? प्रोफेज में भी तो भाई दो प्रोफेज अवस्थाएं हैं इसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन में 2 प्रोफेज अवस्थाएं है ना। देखो अभी लिखवाया था मैंने आपको, ये देखो, ये देखो, है ना, एक प्रोफेज 1 ये रही, प्रोफेज 2 ये रही। तो मैम इसमें तो 2 प्रोफेज अवस्थाएं हैं, इन दोनों में से कौन सी लंबी होती है? तो प्रोफेज 1 ज़्यादा लंबी होती है, ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है इसके अंदर, ये लंबी अवस्था होती है इसके अंदर, ठीक है। मैम क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोफेज 1 अवस्था आपकी 5 अवस्थाओं में बटी हुई होती है। तो ये भी पेपर में पूछ सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज अवस्था है ये कितनी अवस्थाओं में बटी हुई होती है? तो ये 5 अवस्थाओं में बटी हुई होती है। ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों को कभी भी पेपर में पूछे तो हम लोग बताकर चलते हैं कि ये अवस्थाएं लिप्टोटीन अवस्था होती है, जाइगोटीन अवस्था होती है, डिप्लोटीन अवस्था होती है, ठीक है। तो ये अवस्थाएं भी आपको पेपर में पूछ सकता है। कल कितनी तारीख थी? ओहो यहीं आ गया, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो देखो ये रही आपकी मियोसिस प्रोफेज 1 की अवस्थाएं। तो ये मियोसिस प्रोफेज 1 जो होता है ना, ये 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 5 अवस्थाओं में। देखो 1 2 3 4 5। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर प्रोफेज 1 अवस्था में कितनी अवस्थाएं होती हैं टोटल? तो यहाँ पर ये 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 फेसेस होती हैं। कौन कौन सी? लिप्टोटीन अवस्था होती है, जाइगोटीन अवस्था होती है, पैक्टीन अवस्था होती है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस अवस्था होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 अवस्थाएं हैं बेटा इसमें, ठीक है ना, ये मतलब 5 अवस्थाएं हैं इसमें। कौन सी में? प्रोफेज 1। तो अंतर सिर्फ इतना है कि माइटोसिस और मियोसिस के जो चारों स्टेप हैं, इनमें से अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज 1 अवस्था ही सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें ये अकेली अवस्था 5 स्टेप में पूरी होती है। तो ये सारी अवस्थाएं कौन सी अवस्था की हैं? प्रोफेज 1 की। कौन कौन सी? लिप्टोटीन अवस्था, लिप्टोटीन पूछ सकता है, लिप्टोटीन अवस्था, जाइगोटीन अवस्था, दूसरी जाइगोटीन, ठीक है, तीसरी पैक्टीन, ठीक है, या इसको पेकाइटीन अवस्था भी कह देते हैं, पेकाइटीन अवस्था, ठीक है। फिर है डिप्लोटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था, ठीक है, डिप्लोटीन, और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, काइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं मायोटिक सेल डिवीजन के, मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है। अब इन अवस्थाओं के अंदर कौन सी अवस्था में क्याज़माटा बनते हैं पूछ लेता है। तो देखो ये रहे अभी जो मैंने बताए थे ना क्याज़माटा, अभी मैंने आपको बताए थे क्याज़माटा बनते हैं भाई। तो ये जो क्याज़माटा हैं ये कौन सी अवस्था में बनते हैं? तो आप बताते हो डिप्लोटीन अवस्था में, यानी कि जो गुणसूत्र हैं जब वो क्रॉसिंग ओवर करेंगे, देखो क्रॉसिंग ओवर यही शुरू हो गया,
क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में शुरू हो जाता है? गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करना कौन सी अवस्था में शुरू कर देते हैं? दिख रहा है ना, देखो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पर। तो क्रॉसिंग ओवर तो आपका पैक्टीन अवस्था में ही हो जाता है। गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करना, मैंने कहा था ना कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्याज़्माटा बनते हैं, जबकि मियोसिस में नहीं बनते, उसमें माइटोसिस में नहीं बनते, मियोसिस में बनते हैं। देखो मैंने पॉइंट लिखवा भी रखा है, मैंने अभी लिखवाया था कि यहाँ पर इस वाली अवस्था में ये क्या है? माइटोसिस। तो माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर क्याज़्माटा बन रहे हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, और क्याज़्माटा भी बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है यहां से कि क्रॉसिंग ओवर बताओ कब होता है और क्याज़्माटा भी बताओ कब बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर और क्याज़्माटा दोनों प्रोफेज 1 अवस्था में ही बन जाते हैं, है ना। इसकी प्रोफेज 1 अवस्था में ही बन गए। तो देखो यहाँ पर जब अभी मैंने आपको लिखवाया कि जो माइटोसिस और मियोसिस है, ये मियोसिस में प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 अवस्था होती है। तो प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था, क्योंकि ये अकेली अवस्था 5 स्टेप में पूर्ण होकर चलती है। और इसके अंदर जो पैक्टीन अवस्था होती है, ठीक है, ये पैक्टाइन अवस्था या पैक्टाइन अवस्था जो होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है। गुणसूत्र ऐसे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। और जो अगली अवस्था बनती है जिसको कहते हैं डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, इसमें क्याज़्माटा बन जाते हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कभी भी आपको पेपर में पूछे कि ये प्रोफेज 1 की 5 अवस्थाएं हैं, इनमें से कौन सी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है, तो पैक्टाइन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है। और क्याज़्माटा कौन सी अवस्था में दिखने लग जाते हैं? डिप्लोटीन अवस्था में क्याज़्माटा आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन और आपको फंसेंगे पेपर में, ये 2 क्वेश्चन और फंसेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो अब आपको ये डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहेंगे। सीधा क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाता है? तो आपने बता दिया पैक्टाइन अवस्था में। कौन सी अवस्था में क्याज़्माटा बन जाते हैं? आपने बता दिया डिप्लोटीन में। ये पैक्टीन अवस्था, लिप्टोटीन अवस्था, ये डाइकाइनेज अवस्था, पैक्टीन, और ये सब किसके पार्ट है? तो ये सब मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोफेज 1 अवस्था के पार्ट है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 अवस्था के अंदर ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो भाई सेल डिवीजन हुआ खत्म, आपका सेल टॉपिक हुआ खत्म। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे वर्गीकरण, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो एकदम एक्यूरेट टाइम पर ही आकर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। मुझे लगा था कि 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले अगर खत्म हो गया तो मैं क्लासिफिकेशन शुरू कर दूंगी, इसीलिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन टॉपिक दिया था, ठीक है, क्योंकि टाइम तो एकदम एक्यूरेट होता नहीं है, कभी कभी समझाने में चीज़ों को 1 बार 2 बार टाइम लग जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए अब हम कल की क्लास में करेंगे क्लासिफिकेशन, कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वर्गीकरण, क्लियर। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन को हम करेंगे कल की क्लास से शुरू, ठीक है ना। तो हाँ, कल की क्लास में अब आपको सेल डिवीज़न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद टिश्यू करवाऊंगी बेटा, इसके बाद टिश्यू करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जब एकदम मिक्स करके पढ़ते हो ना चीज़ों को तो थोड़ी सी फिर बोरियत सी फील होने लगती है, उसमें भी वही चीज़ आएंगी एपिडर्मल सेल ये सब। तो पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे फिर टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मेरा भाई का ALP में हो गया है, ज्वाइनिंग है, थैंक्स मैम। बेटा गब्बर जी बोल देना भाई को कि मिठाई ज़रूर लेकर आए और मुझे ज़रूर खिलाई मिठाई, ठीक है, तो मिठाई ज़रूर चाहिए भाई मुझे। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके भाई के लिए, और जल्दी मैं चाहती हूँ कि आप सभी का भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।